तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मोहनलाल झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा मोहनलाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात। सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। मोहनलाल ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, लेकिन मोहनलाल की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थीं। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? मोहनलाल ने पक्षी से कहा, क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वो दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है। मतलब कि राक्षस सच कह रहा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मोहनलाल गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह वह अपने गांव वापस जाएगा और राधा को सब कुछ बताएगा। लेकिन वह बुरा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये तो चमत्कारी पक्षी है। क्यों ना इसे चुरा लूं? ये मेरे बहुत काम आएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब मोहनलाल जागा, वह पक्षी को न पाकर बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। मोहनलाल को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तो चला जाए यहाँ से। मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बुजुर्ग आदमी के पास है, लेकिन मोहन बहुत कमजोर दिल का मालिक था। वह बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। ओ राक्षस, बाहर निकलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो। तुमने मुझे धोखा दिया है। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वह चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वह तो उड़ गया। मैं रात को सोया था। सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके। समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। यह एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। यह शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी। समझे? मोहनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुजुर्ग की यह बात सुनकर मोहनलाल ने अंगूठी से कहा, लालची बूढ़े को अब पत्थर बना दो। मोहनलाल के ये कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर
उस टोकरी को खोल लिया। वह पक्षी वही था। मैं बताने ही वाला था कि वह बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में लग जाता, पसीने और चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी साधी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आप इतनी मेहनत करती हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। इतना कहते कहते अचानक सरला को ध्यान आता है। अरे, नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, ओ नीलम! सरला जोर से आवाज लगाती है। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर तेज कदमों की आवाज आती है। नीलम गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में रसोई में अंदर आती है। क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। बात करने का ये तरीका है? मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थी। नीलम हंसते हुए तंज में, आपको मेरी क्या चिंता होगी? आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता, नीलम ऐसा मत बोलो। नीलम गुस्से में बीच में काटते हुए, आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। नीलम, बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बैलों की धीमी चाल और हल्की मिट्टी चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है। कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा? वो गहरी सांस लेकर फिर आसमान की ओर देखता है। बस भगवान, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगता है। तभी दूर से कोई आवाज लगाता है। अरे मोहन! मोहन मुड़कर देखता है। उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा होता है। क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। हाँ, बस यही डर लगा रहता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। थोड़ा माहौल हल्का होता है, फिर रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? सब ठीक हैं? सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है। घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है। चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उम्र भी तो ऐसी है। कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें। बाकी भगवान की मर्जी।
दोनों कुछ पल के लिए खेत की तरफ देखते हैं, फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को। चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो उसी से है।